अब ये कहेंगे कि लेजिस्लेटिव पावर जो है 1773 के अकॉर्डिंग तो उनके पास ली गई थी। अरे ली नहीं गई थी, क्या हुआ था कि वहां पर लेजिस्लेटिव पावर जो गवर्नर प्रोविंशियल जो हमारे पास गवर्नर होते थे, जो प्रोविंसेस जैसे बंबई था, मद्रास था, उनके पास हमारे पास गवर्नर जो होते थे उनकी लेजिस्लेटिव पावर को रिड्यूस किया गया था। एक्सक्लूसिव राइट होने का मतलब क्या है कि सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ईस्ट में ट्रेड करेगी। ये हमारे पास मार्केट है, यहां पर हमारे पास बहुत सारे मेंबर्स हैं जो यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, ये मार्केट जो है किसी पर्टिकुलर स्टेट में है, मींस उस कंट्री में है, किसी पर्टिकुलर रीजन में है। अच्छा, इस मार्केट को कंट्रोल कौन कर रहा है? स्टेट का एक हेड है। आसानी से ट्रेड कर सकते थे, दूसरा आप तो ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? ट्रेड कर सकते हैं, नहीं कर सकते कैसे? कॉन्टिनेंटल सिस्टम के थ्रू। अब उनके पास एक ऑप्शन था, इंडिया में ट्रेड करना है। आप जितने भी Hello students, welcome back to my YouTube channel Hope the Rising Wave. So today we will be discussing about Charter Act of 1813. तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अमेंडमेंट टू द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। उसके बाद हमने पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा 1784। तो आज हम डिस्कस करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की अगर हम बात करेंगे तो ये तकरीबन 40 इयर्स के बाद की कंडीशंस आती है। तो अब आप कहेंगे कि हमने जब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पढ़ा था तो हमने ये कहा था कि ये चार्टर एक्ट की सीरीज लाई गई थी इस चीज के लिए कि 20-20 साल के बाद जो थी कंपनीज की कंडीशन जो होती थी, कंपनीज की टर्म्स एंड कंडीशन की अगर हम बात करेंगे तो उनको रिवाइज करना था कि उनको किस तरीके से रेगुलेट करना है, उनको किस तरीके से एडमिनिस्टर करना है, उनको किस तरीके से ट्रेड और कॉमर्स चलाना है। ठीक है, उस चीज के लिए चार्टर्स लाए गए थे। बीच में भी हमारे पास कुछ चार्टर्स थे जो हमने स्किप किए, लेकिन उनके कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो थे उनके अकॉर्डिंग वो हम डिस्कस करेंगे। बाकी वो इंपॉर्टेंट नहीं है किसी भी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए, जस्ट एक ऑर्डर बनाने के लिए मैं उनमें भी जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये हमारे पास सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चार्टर जो है दैट वाज रेगुलेटिंग एक्ट 1773 तो 1813 जो है ये भी हमारे पास एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन कि जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम देखेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। इस एक्ट की अगर हम बात करेंगे तो इस एक्ट की इंपॉर्टेंस हमारे पास है, जो भी ऑब्जेक्टिव बेस हमारे पास एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की अगर हम बात करेंगे, इवन मेंस के पर्सपेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट प्रिलिमिनरी के लिए जो है, जैसे जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हमारे पास जेकेएस का एग्जामिनेशन होता है या यूपी पीसीएस एग्जाम होता है, कोई भी हमारे पास स्टेट पीसीएस एग्जाम्स होते हैं या जो एसएससी सीजीएल्स एग्जाम होते हैं, उसके लिए भी इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो हमारे पास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए। लेकिन इसको समझने के लिए सबसे पहले हम जो बीच में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट थे उनके आधा आधा सेगमेंट, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे एक इंपॉर्टेंट एक्ट था, एक्ट ऑफ दिस वाज एक्ट ऑफ 1786 का एक एक्ट लाया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। इस एक्ट के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि क्या हुआ था। इंपॉर्टेंट, सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रोविजन एक या जितना भी प्रोविजन होगा इंपॉर्टेंट वो हम डिस्कस करेंगे। अब देखो हमारे पास बंगाल की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास बनाया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, और जो बाकी प्रोविंसेस होते थे वहां पर भी हमारे पास गवर्नर होते थे। ठीक है, अब अगर हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात करेंगे या गवर्नर की हम बात करेंगे जो हमारे पास गवर्नर प्रोविंसेस के होते थे, सबसे पहले क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है उसकी पावर को इंक्रीज किया गया। ठीक है, इसकी पावर को इंक्रीज किया गया किस तरीके से? हमारे पास जो बंगाल में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, इसको असिस्ट करने के लिए काउंसिल होती थी जिसको हम कहते हैं गवर्नर जनरल इन काउंसिल। ठीक है, अब गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो होती थी वो एक असिस्टिंग या एड या एडवाइस करती थी, किसको? गवर्नर जनरल को। किस मैटर में? जब भी कोई लेजिस्लेशन बनाना होता था, कोई रेगुलेशन बनाना होता था, कोई लॉ बनाना होता था, तो उसके लिए हमारे पास या जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन होता था या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए ये काउंसिल गवर्नर को असिस्ट करती थी। अब मसला क्या हुआ कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो हमारे पास है, इसकी पावर को इतना इंक्रीज किया गया कि हमारे पास जो काउंसिल है, अगर वो कोई एडवाइस देती है, एडवाइजरी बॉडी थी, अगर वो कोई एडवाइस देती है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को किसी पर्टिकुलर मैटर में, अब यहां पर एक एक्ट ने क्या किया कि जो यहां पर एडवाइस देगी गवर्नर जनरल को, वो जरूरी नहीं है कि गवर्नर जनरल माने। मींस कि अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की अवर राइडिंग पावर जो है वो इंक्रीज की या उसको एक ओवर राइडिंग पावर दी गई।
मतलब अगर कौंसल जो है, कौंसल कुछ कह रही है या कौंसल में कोई लॉ बनाया जाता है, ये जरूरी नहीं है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो उसको माने, वो उसको फॉलो करे, ठीक है कि नहीं। उसकी ओवरराइडिंग पावर इंक्रीज की गई और कुछ एक्स्ट्रा पावर इंक्रीज की गई। जैसे फॉर एग्जांपल कॉर्नवालिस जब गवर्नर जनरल बनाया गया, उसने दो इंपॉर्टेंट डिमांड्स रखी। सबसे पहले उसने ये बताया कि मैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो बनूंगा, लेकिन उसके साथ साथ मेरे पास और दूसरी पोस्ट भी होनी चाहिए, दैट इज अ कमांडर इन चीफ। तो यहां से उसको क्या आइडिया मिलता है, या यहां से इस एक्ट से या इन दो पावर से क्या मिलता है कि वो काउंसिल को ओवरराइड कर सकता है इसी केस में। जैसे पर्टिकुलर हम प्रेजेंट डे की बात करेंगे, हमारे पास प्राइम मिनिस्टर है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। अच्छा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो एड या एडवाइस करेगी प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है कि नहीं, मतलब प्राइम मिनिस्टर को। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो मानेगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमारे पास है। अगर वो कहीं पर असिस्ट कर रही, एडवाइस दे रही है, तो एडवाइस जो है उस पर बाइंडिंग नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो यहां से हमें आइडिया मिलता है कि जो आज प्रेजेंट टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो इसके कुछ रूट्स हैं हमारे पास, जो हिस्ट्री हमारी रही है, तो हिस्ट्री में इसके कुछ रूट्स हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक्ट जो है, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पावर, ओवरराइडिंग पावर इंक्रीज कर रहा है या ओवरराइडिंग पावर दे रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एक्ट था, दैट वाज चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो सबसे पहला चार्टर कब आया था, 1773। तो 20 साल के बाद एक और एक्ट लाया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जिसने कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस जो है कंपनी के लिए रिवाइज की गई। मतलब कुछ चीजें जो है जो ऑलरेडी थी वो वैसी रही और कुछ चीजों में बदलाव लाया गया। सबसे पहले यह है कि सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या है, इसका इंपॉर्टेंट प्रोविजन यह है कि हमारे पास जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी टर्म्स और कंडीशन को रिवाइज किया गया। अच्छा, ये रिवाइज करने के बाद क्या किया, सबसे पहले ये किया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है, इसकी ओवरराइडिंग पावर्स जो है, इसकी ओवरराइडिंग पावर जो है ये फर्दर इंक्रीज की गई। क्या की गई, फर्दर इंक्रीज की गई। और ये जो ओवरराइडिंग पावर है ये अब एक्सटेंड की गई। क्या की गई, एक्सटेंड की गई। कहां तक, जितने भी आगे अब कोई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा, कोई भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आगे कोई भी आएगा, उस पे भी ये कंटिन्यूअसली होगी। मतलब ये पावर हर एक आगे आने वाले गवर्नर जनरल के पास होगी, प्लस जो भी हमारे पास गवर्नर्स हैं, जो भी हमारे पास गवर्नर है प्रोविंसेस के। क्योंकि हमारे पास जो प्रोविंशियल गवर्नर्स होते थे, इनके पास भी हमारे पास क्या होती थी, लेजिस्लेटिव पावर। क्या होती थी, लेजिस्लेटिव पावर्स। अब आप ये कहेंगे कि लेजिस्लेटिव पावर जो है 1773 के अकॉर्डिंग तो उनके पास ली गई थी। अरे ली नहीं गई थी, क्या हुआ था कि वहां पर लेजिस्लेटिव पावर जो गवर्नर, प्रोविंशियल जो हमारे पास गवर्नर होते थे, जो प्रोविंसेस जैसे बंबई था, मद्रास था, उनके पास हमारे पास गवर्नर जो होते थे, उनकी लेजिस्लेटिव पावर को रिड्यूस किया गया था। मतलब कुछ कुछ सेगमेंट में, कुछ कुछ पार्ट में वो लॉज बना सकते थे, या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे वो लॉ बना सकते थे, लेकिन कुछ सब्जेक्ट में वो लॉ नहीं बना सकते थे। लेकिन ओवरऑल जो है, जो हमारे पास गवर्नर जनरल बंगाल था, उसको ज्यादा पावर दी गई थी कि वो हर एक सब्जेक्ट में लॉ बना सकता है, ठीक है कि नहीं। अब यहां पर क्या हुआ कि सबसे पहले इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे, उनकी ओवरराइडिंग पावर को इंक्रीज किया गया। उनको वही ओवरराइडिंग पावर जो है नेक्स्ट गवर्नर जनरल जो भी आ जाएंगे, नेक्स्ट प्रोविंशियल गवर्नर जो आएंगे, उन पे भी लागू होगी। मतलब उनके पास भी वो ओवरराइडिंग पावर होगी। लेकिन ओवरराइडिंग ओवर विच, कौंसिल जब भी कोई लॉ बनाएगी तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या कोई भी प्रोविंशियल गवर्नर जो है उसको माने, या कोई भी जब वो एड या एडवाइस करेगी, या एक एडवाइजरी एज एडवाइजरी बॉडी वो एडवाइस करेगी, तो जरूरी नहीं है कि वो एडवाइस जो है वो गवर्नर जनरल या गवर्नर ऑफ प्रोविंसेस पे बाइंडिंग हो, ठीक है। तो यहां से हमें यह आइडिया मिलता है कि किस तरीके से इस चार्टर एक्ट के अंडर ओवरराइडिंग पावर को एक्सटेंड फर्दर किया। दूसरी चीज यह है कि अगर हम देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट, हमने देखा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग हमें यह आइडिया मिला कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो एक सुप्रीम अथॉरिटी बनी। क्या बनी, एक सुप्रीम अथॉरिटी या पावर ओवर व्हाट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज अफेयर। जितने भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स हैं, चाहे इवन टेरिटरीज हैं, वो अब किसके अंडर आ जाएंगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर, ठीक है। अब जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज के अफेयर्स, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की हर एक स्टेप, हर एक कुछ भी वो स्टेप उठाएंगे, वो सुप्रीम ऑथराइज कौन कर रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट। सुप्रीम पावर किसके पास है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। तो यहां से हमें आइडिया मिलता है कि जब यहां पर रेवेन्यू ये कलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, और उसमें जो प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट में से अब जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट सिर्फ शेयर ही नहीं मांगेगी, अब उनके अकॉर्डिंग ही उनको खर्चा करना पड़ेगा। आउट ऑफ दैट ये एक्ट बता रहा है कि जब आपको प्रॉफिट आ जाएगा, उसमें आपको 5 लाख पाउंड जो है वो आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट को ईयरली भेजने हैं, ठीक है। ये एक्ट के अंडर प्रोविजन है, ठीक है। तो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए, जो इस चार्टर एक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंडर हैं, बहुत सारे प्रोविजंस हैं, बट एक दो पॉइंट्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। और एक पॉइंट था जो हमें पिट्स इंडिया एक्ट में थोड़ा मिस हुआ था, वो ये था कि पिट इंडिया एक्ट 1784 के अकॉर्डिंग जो बंगाल का गवर्नर था या कोई भी प्रोविंशियल गवर्नर था,
नहीं, कोई प्रोविंशियल नहीं, जो बंगाल का गवर्नर था उसके साथ जो काउंसिल होती थी, उस काउंसिल में 4 मेंबर होते थे, लेकिन पिट इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग 4 से 3 की ओर रिड्यूस किया गया था। ठीक है, तो 4 से 3 की ओर रिड्यूस किया गया था, किसके अकॉर्डिंग? पिट इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अब हम डिस्कस करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो चार्टर एक्ट 1813 को हम रिलेट करेंगे जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर आई थी। हम देखेंगे किस तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वजूद में आता है। देखो, 1600 एडी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया आती है। ठीक है, और हमें पता है कि इस कंपनी के पास एक प्रिविलेज था, ठीक है कि नहीं, एक इंपॉर्टेंट राइट था। वो राइट ये था कि कंपनी जो है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, उसके पास एक एक्सक्लूसिव राइट है, इंक्लूसिव राइट नहीं है। एक्सक्लूसिव राइट होने का मतलब क्या है कि सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ईस्ट में ट्रेड करेगी। क्या करेगी? ईस्ट में ट्रेड करेगी। ईस्ट में मींस हमारे पास इंडिया ईस्ट में बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, लेकिन हम इंडिया पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं। तो इंडिया में ब्रिटेन से सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में, 1599 में बनी थी, 1600 में इंडिया आई, ठीक नहीं, सिर्फ वही ट्रेड करेगी इंडिया में। आप देखो होता क्या है, आहिस्ता आहिस्ता 1800s में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। कहां पर होते हैं ये? ब्रिटेन मार्केट्स में। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं ब्रिटेन मार्केट में, या हम ये कह सकते हैं कि दो इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं यूरोपियन वर्ल्ड में। सबसे पहला इवेंट, एक कंसेप्ट आता है इकोनॉमी में, कंसेप्ट आता है इकोनॉमिक्स में या इकोनॉमी, दोनों में डिफरेंस है बट इंटरचेंजेबली मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। एक कंसेप्ट आता है इकोनॉमिक्स में जिसे कहते हैं लेजे फेयर जो है, इसका मतलब होता है ओपन इकोनॉमी, या हम कह सकते हैं फ्री ट्रेड इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स में आप पढ़ेंगे, जब हम इकोनॉमिक्स स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं ओपन इकोनॉमी पढ़ते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी पढ़ते हैं, प्लान्ड इकोनॉमी पढ़ते हैं, सोशलिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी, कम्युनिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी। उसमें एक टाइप ऑफ इकोनॉमी हमारे पास है लेजे फेयर का मतलब होता है ओपन इकोनॉमी। क्या मतलब होता है? ओपन इकोनॉमी मींस फ्री ट्रेड इकोनॉमी। देखो, हम देखेंगे इसका इफेक्ट किस तरीके से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी ईस्ट में, इंडिया में, और ब्रिटेन वर्ल्ड में किस तरीके से इसका इफेक्ट होता है, और किस तरीके से फिर लॉज वजूद में आ जाते हैं, और किस तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशन वजूद में आता है। अब क्या होता है कि लेजे फेयर का कंसेप्ट आता है, ओपन इकोनॉमी का कंसेप्ट आता है, या फ्री ट्रेड इकोनॉमी का कंसेप्ट आता है। अब इस फ्री ट्रेड इकोनॉमी या ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? देखो, फ्री ट्रेड इकोनॉमी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी जगह पर किसी रीजन में ट्रेड कर रहे हैं बिल्कुल फ्री, ऐसा मतलब नहीं है, फ्री नहीं है, ठीक है, नहीं, ऐसा इसका मतलब नहीं है। देखो, हमारे पास ये है मार्केट, अगर हमारे पास ये मार्केट है, ठीक है, इकोनॉमी के टर्म्स से समझो, ठीक है नहीं, ये हमारे पास मार्केट है, यहां पर हमारे पास बहुत सारे मेंबर्स हैं जो यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, ये मार्केट जो है किसी पर्टिकुलर स्टेट में है, मींस उस कंट्री में है, किसी पर्टिकुलर रीजन में है। अच्छा, इस मार्केट को कंट्रोल कौन कर रहा है? स्टेट का एक हेड है। क्या है? स्टेट का एक हेड है, ठीक है। यहां पर हेड एक सुप्रीम अथॉरिटी है, ये सुप्रीम अथॉरिटी जो है इस मार्केट को रेगुलेट कर रही है। क्या कर रही है? रेगुलेट कर रही है। अब मसला यह है कि जितना हेड का इस मार्केट पे कंट्रोल होगा, अब किस किस के टर्म में आपको लाइसेंस मिलना चाहिए, आपको लाइसेंस किस तरीके से अप्लाई करना है, अगर मार्केट में एंटर होना है आपको इतना टैक्स पे करना है, इतनी फी पे करनी है, इतनी कमीशन देनी है, एक्सेट्रा, ऐसा ये कंट्रोल्स होते हैं सेंट्रल अथॉरिटी के। लेकिन अगर हमारे पास सेंट्रल अथॉरिटी का कंट्रोल मार्केट पे कम होता है, क्या होता है? सेंट्रल अथॉरिटी का कंट्रोल, हम कहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो मतलब यहां पर मार्केट्स में मेंबर को एंटर होना आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। क्यों? सेंट्रल अथॉरिटी से उतने ज्यादा कंट्रोल्स नहीं है, उतने ज्यादा चेक्स नहीं है। यहां पर एक जो मेंबर्स एंटर होने जा रहे हैं इनको एक फ्रीडम टाइप मिलेगी। क्या मिलेगी? फ्रीडम मिलेगी। सिंपल भाषा में, सपोज हमारे पास में अपने इलाके की बात करूंगा, ये हमारे पास एक इलाका है, यहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, बहुत सारे कंट्रैक्टर्स यहां पर है। अच्छा, इनिशियली अगर सेंट्रल अथॉरिटी की यहां पर इस मार्केट में, इस इलाके में बहुत ज्यादा कंट्रोल है, कि मतलब जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट लेना है उसको बहुत सारी जो हमारे पास ये क्या क्या कहते हैं फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, जीएसटी पे करना और अदर टाइप ऑफ टैक्स पे करना है, तो यहां पर क्या होगा कि सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर्स जो है बहुत कम एंटर हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली सोचेंगे जो बाकी होंगे, जो कॉमन बिजनेसमैन होंगे, जो कॉमन कॉन्ट्रैक्टर सोचेंगे कि इसमें कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ज्यादा यहां पर सेंट्रल अथॉरिटी का कंट्रोल है। लेकिन अगर यहां पर अब सेंट्रल अथॉरिटी
रिड्यूस करेगा अपना कंट्रोल, कि बताएगा जीएसटी पे नहीं करना है, पे नहीं, आपको फॉर्मेलिटीज जस्ट ऑनलाइन करना है, मतलब एक ही बार करना है, कोई ज्यादा तंगदस्ती नहीं है। जो ऑलरेडी कंट्रैक्टर यहां पर थे, सपोज 2 थे, अब 2 की बजाय जो है 6 हो जाएंगे। क्यों? बाकी भी सोचेंगे ना, एक तो प्रॉफिटेबल है, एक तो प्रॉफिटेबल है, उसके बाद कोई सेंट्रल अथॉरिटी कोई कंट्रोल नहीं कर रही है, उतना कर रही है, बहुत कम कर रही है, नेग्लिजिबल के बराबर है, तो हम भी एंटर हो जाएंगे। अब क्या होगा यहां पर बिजनेस एंटिटीज जो है, जो बिजनेस मेंबर है, बिजनेस पर्सन है, ज्यादा से ज्यादा एंटर हो जाएंगे। मतलब क्या है कि लेसे फेयर का मतलब यह है कि जब सेंट्रल अथॉरिटी का कंट्रोल, स्टेट का कंट्रोल कम होता है, और मार्केट में कम कंट्रोल होता है, उसको कहते हैं ओपन इकोनॉमी, उसको कहते हैं फ्री ट्रेड इकोनॉमी या लेसे फेयर। ठीक है। इसी तरीके से यूरोपियन वर्ल्ड में क्या हुआ कि एक फ्री ट्रेड का कंसेप्ट आ गया, ओपन इकोनॉमी का कंसेप्ट आ गया, कि मीन स्टेट जो है वो बिजनेस एंटिटीज पे ज्यादा कंट्रोल ना रखे, उसकी वजह से डेवलपमेंट होगी, उसकी वजह से ज्यादा ट्रेड इंक्रीज होगा, ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विस क्रिएट होंगे, उसकी वजह से कैपिटल फॉर्मेशन होगा। ठीक है कि नहीं? तो ये कंसेप्ट आ गया। अब जब ये कंसेप्ट आ गया, उसके बाद साथ में दूसरा इवेंट क्या हो गया, एक तो ये कंसेप्ट आ गया, अब हर एक बिजनेस पर्सन जो है, बिजनेस पर्सन चाहेगा वो किसी भी सेगमेंट में, किसी भी वर्ल्ड में, किसी भी पार्ट में वो ट्रेड कर सकता है। एक तो ये है, दूसरा ये है कि अब ओपन इकोनॉमी है, एक लेजे फेयर का कंसेप्ट आ गया, फ्री ट्रेड का कंसेप्ट आ गया, तो वो कहीं भी जा सकते हैं जहां पर प्रॉफिटेबल होगा। देखो, अगर इंडिया में उनको लगता था ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड था, ऑब्वियसली था, अब वहां तो जाना चाहेंगे, पहले बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज पूरी करनी थी, अब नहीं करनी है। तो एक तो हो गया ये रीजन। दूसरा रीजन हो गया, नेपोलियन ने एक सिस्टम स्टार्ट किया जिसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल सिस्टम। ये आप वर्ल्ड हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे डिटेल में, यहां पर हमने नहीं पढ़ना है, जस्ट लिंक करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री को लिंक करने के लिए हमने कॉन्टिनेंटल सिस्टम का इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है। कॉन्टिनेंटल सिस्टम का मतलब यह है कि जितने भी यूरोपियन वर्ल्ड के पोर्ट्स हैं, क्योंकि पोर्ट्स के थ्रू मैक्सिमम ट्रेड होता था और अभी भी पोर्ट्स के थ्रू मैक्सिमम ट्रेड होता है, जो भी हमारे पास यूरोपियन वर्ल्ड के पोर्ट्स हैं, दीज वुड बी क्लोज्ड फॉर ब्रिटेन बिजनेसमैन। जितने भी ब्रिटेन के बिजनेसमैन हैं, उनके लिए अब उनको परमिशन नहीं दी जाएगी, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा, जितने भी यूरोपियन वर्ल्ड में पोर्ट्स हैं। अब देखो, एक चीज तो ये होगी, ओपन इकोनॉमी का कंसेप्ट आ गया, बिजनेसमैन चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करेंगे, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बिजनेस करेंगे। अब दूसरा क्या हो गया, ब्रिटेन के जितने भी बिजनेसमैन हैं उन पे एक लॉ इंपोज किया गया नेपोलियन ने, कि यूरोपियन वर्ल्ड में जितने भी पोर्ट्स हैं, ब्रिटेन वहां पर अलाउड नहीं है। अब देखो, बिजनेसमैन तो बिजनेस करते, कुछ तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा जो बाकी कंपनीज थी, बिजनेस पर्सन थे, वो तो ब्रिटेन में काम करते थे। अब ब्रिटेन से डिफरेंट रीजन के थ्रू वो काम करते थे, मतलब लिंक था, डिफरेंट पोर्ट पर काम करते थे। अब उनको अगर काम नहीं मिल रहा है, अब एक ही ऑप्शन है, आपको वहां काम करना है जहां पर आपको इजाजत मिल रही है, जहां पर आपको परमिशन मिल रही है। वो कौन था? वो था ईस्ट। और ईस्ट में सबसे बेस्ट कौन सा था? एक तो स्पाइस आइलैंड्स था, दूसरा था इंडिया। अब इंडिया में ट्रेड करने के लिए उनको परमिशन चाहिए थी, किससे? ब्रिटिश गवर्नमेंट से। लेकिन पहले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इजाजत नहीं देती थी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक कंपनी बनाई थी जिसको एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट दिया था, एक ट्रेड मोनोपोली उनको दी गई थी। अब क्या हुआ कि जितने भी हमारे पास बिजनेस पर्सन है, अब मजबूर होके, ठीक है, उन्होंने गवर्नमेंट को, यू कैन से दैट दे प्रेस्ड द यूनियन गवर्नमेंट, नॉट अ यूनियन गवर्नमेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट, दे प्रेस्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू जस्ट अबॉलिश दिस ट्रेड मोनोपोली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड मोनोपोली दी गई थी, उसको खत्म करने के लिए जितने भी बिजनेस पर्सन थे, जितने भी बिजनेसमैन थे, उन्होंने बताया कि ये ट्रेड मोनोपोली आपने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दी है, उसको खत्म करें, हमें भी वहां पर इंक्लूड करें, हमें भी इजाजत दे, हम वहां पर ट्रेड करेंगे। तो इस तरीके से जब ये कंसेप्ट आ गया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में नया चार्टर लाया। लेकिन कब लाया? 20 साल के बाद। उनको पता था 20 साल के बाद हमने वैसे भी रिवाइज करना है, तो उसी रिवीजन में रिवाइज करना है टर्म्स एंड कंडीशंस, उसी रिवीजन में, उसी टर्म्स एंड कंडीशंस में हम इंक्लूड करेंगे कि क्या करना है। क्योंकि प्रॉब्लम हो रही थी, ओपन इकोनॉमी का कंसेप्ट आया था, बिजनेसमैन खुश हुए थे, अब हम आसानी से ट्रेड कर सकते थे। दूसरा, आप तो ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, ट्रेड कर सकते हैं, नहीं कर सकते कैसे? कॉन्टिनेंटल सिस्टम के थ्रू। अब उनके पास एक ऑप्शन था, इंडिया में ट्रेड करना है। अब जितने भी मैक्सिमम बिजनेस एंटिटीज होंगी, बिजनेस पर्सन होंगे, उनको अलाउ करना है कहां पर? इंडिया में। अब एक्ट लाया गया 1813 में, जिसको हम कहते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। तो हमने देखा कि ब्रिटेन में या यूरोपियन वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो गए। एक आ गया लेजेस फेयर का कंसेप्ट, ओपन इकोनॉमी या फ्री ट्रेड इकोनॉमी का कंसेप्ट। उसके बाद दूसरा आ गया कॉन्टिनेंटल सिस्टम, जो नेपोलियन ने स्टार्ट किया। इन दो चीजों की वजह से हमने देखा कि किस तरीके से बिजनेस पर्सन जो हमारे पास थे ब्रिटेन में, उन्होंने किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेस किया, मींस फोर्स्ड किया कि वो एक नया ला लाए, जिसके थ्रू वो जो बाकी कंपनीज हैं या बिजनेस पर्सन हैं, वो भी इंडिया में ट्रेड कर सके। ठीक है, ताकि वो भी इंडिया में फ्रीली ट्रेड कर सके, क्योंकि इंडिया में ट्रेड करने के लिए सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इजाजत थी, उसको ही सिर्फ परमिशन थी, बाकी कोई नहीं कर सकता था। इसलिए 1813 में एक चार्टर पास किया, कहां पर?
ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ठीक है। दैट वाज चार्टर एक्ट ऑफ 1830। तो इससे पहले जो हुआ था दैट वाज 1793, इससे पहले जो हुआ था दैट वाज 1773। देखो 20 साल के बाद, 20 साल के बाद कंपनीज की टर्म्स एंड कंडीशन को रिवाइज किया जाता है, बट बाय पासिंग एन एक्ट इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब ये चार्टर एक्ट 1830 में जब पास किया, इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजन देखो, ये एक्ट जो है इसमें बहुत सारे प्रोविजंस है, बहुत बड़ा एक्ट है, लेकिन हम वही पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को जानने के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज इस एक्ट के अंडर क्या किया, जो ट्रेड मोनोपोली थी, जो कि एक इंपॉर्टेंट प्रिविलेजेस थी, जो कि इंपॉर्टेंट प्रिविलेज किसको दी गई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, किसके द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा दी गई थी। ये ट्रेड मोनोपोली को एंड किया गया, एबॉलिश किया गया, खत्म कर दिया गया। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई भी प्रिविलेजेस नहीं है, स्पेशल राइट नहीं है कि सिर्फ वही ट्रेड करेगी, उनको अब एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट नहीं है। अब ये जो ट्रेडिंग राइट बन गया, अब ये बन गया इंक्लूसिव ट्रेडिंग राइट। क्या बन गया, इंक्लूसिव ट्रेडिंग राइट। मींस बाकी कंपनीज जो है, बाकी बिजनेस पर्सन जो है, वो भी इंडिया में आके ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर कुछ एक्सेप्शंस हैं। देखो एक्सेप्शन इसलिए है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक कमर्शियल अंपायर फिर पॉलिटिकल अंपायर बनाई पूरे ओवरऑल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इतना टाइम लगाने के बाद अब उनको थोड़ा सा तो कुछ स्पेशल राइट्स देने चाहिए थे, वही यहां पर हुआ। बाकी जितने भी ट्रेडिंग राइट्स हैं उनको खत्म कर दिया गया, जो स्पेशल राइट्स थे उनको खत्म कर दिया गया। ट्रेड मोनोपोली जो है अब वो कंपिटिटिव मार्केट बन गई फॉर द ब्रिटेन कंपनीज, फॉर द ब्रिटेन्स बिजनेस पर्सन, उस मोनोपोली को खत्म कर दिया गया। अब क्या हुआ कि एक्सेप्शन इसमें क्या है कि जो ट्रेड है, ट्रेड इन टी, जो चाय का ट्रेड है इंडिया में, वो स्टिल मोनोपोली ही रही किसकी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। मतलब ट्रेड मोनोपोली खत्म की, लेकिन चाय का ट्रेड जो है वो सिर्फ एक्सक्लूसिव फिर भी रहा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। दूसरा एक्सेप्शन क्या है, दूसरा एक्सेप्शन ये है ट्रेड विद चाइना। चाइना के साथ जो इंडिया से फार ईस्ट, जो चाइना के साथ ट्रेड होता था, वो भी स्टिल मोनोपोली ही रहा, उसमें स्पेशल वो एक्सक्लूसिव ही रहा किसके पास राइट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, जो इनिशियल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनी थी। तो यहां से हमें क्या पता चला, सबसे पहली चीज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की ट्रेड मोनोपोली खत्म, सिर्फ उनको अब ट्रेड मोनोपोली किस में रही, ट्रेड इन टी, जो चाय का व्यापार था, ठीक है कि नहीं। उसके बाद जो ट्रेड विद चाइना था वो भी कंटिन्यू रहा उनके अंडर एज एन एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट की अगर हम बात करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन इस एक्ट के अंदर ये है कि इस एक्ट ने ये बताया कि जो भी हमारे पास क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, क्या है, क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, अब उनको इजाजत है कि वो ईस्ट में जाएं, वो इंडिया में जाएं, किस चीज के लिए, क्रिश्चियनिटी फेथ को स्प्रेड करने के लिए। किस चीज के लिए, क्रिश्चियनिटी फेथ को स्प्रेड करने के लिए। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, थोड़ा सा आप जानेंगे कि जब भी हमारे पास यूरोपियन वर्ल्ड से कोई भी कंपनी आई, इवन स्टार्टिंग फ्रॉम पोर्तुगीज, जो पहली कंपनी आई थी, उनका भी मकसद था कि क्रिश्चियनिटी फेथ को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करना है, ठीक है। वैसे ही इन्होंने यहां पर एक एक्ट पास किया, चार्टर एक्ट। इसके अंडर सबसे पहले ड्यू टू प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस, लेजे फेयर एंड कॉन्टिनेंटल सिस्टम, ब्रिटिश जो बिजनेस पर्सन है उन्होंने फोर्स किया गवर्नमेंट को, मतलब इजाजत मांगी, ताकि ये ट्रेड मोनोपोली जो दी गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये खत्म होनी चाहिए। इस एक्ट के अंडर ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये प्रोविजन डाला गया, अब ट्रेड मोनोपोली कोई भी नहीं है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, सिवाय ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। चाइना के साथ ट्रेड और चाय का ट्रेड जो है उसमें स्टिल मोनोपोली है, बाकी किसी में नहीं है। दूसरी चीज ये है कि उसके बाद क्रिश्चियन मिशनरीज को सेंड किया गया। ब्रिटेन से क्रिश्चियन मिशनरीज को इजाजत दी गई कि आप जा सकते हैं इंडिया, आप वहां पर क्रिश्चियनिटी फेथ को स्प्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब क्रिश्चियनिटी फेथ को स्प्रेड करने के लिए आपको पता है कि जब उनको ईस्ट में आना पड़ा, जब उनको इंडिया में आना पड़ा, तो ऑब्वियसली यहां पर कम्युनिकेशन गैप है उनके लिए, है ना, कम्युनिकेशन गैप, क्योंकि लैंग्वेज डिफरेंस है, एंग्लो और ओरिएंटल लैंग्वेज। अच्छा, एंग्लो ओरिएंटल लैंग्वेज के बेसिस पर भी मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन आया था पिछली बार केस में, जेकेएस में, ठीक है कि नहीं, तो सिविल सर्विस में उसके बेस पर भी क्वेश्चन बन जाता है। अब यहां पर क्या हुआ कि मैंने कहा कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो इंडिया में आए, कहां पर आए, इंडिया में आए, किस चीज के लिए, क्रिश्चियनिटी फेथ को स्प्रेड करने के लिए। किसके लिए, स्प्रेड करने के लिए। लेकिन मसला यह है कि उनको अगर यहां पर क्रिश्चियनिटी फेथ स्प्रेड करना है, तो यहां पर उनको कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से होनी चाहिए जो नेटिव्स यहां पर है। लेकिन अब क्या आ रहा है, कम्युनिकेशन गैप आ रहा है। इस कम्युनिकेशन गैप को फुलफिल करने के लिए या फिल अप करने के लिए
इस कम्युनिकेशन गैप को फिल करने के लिए अब उनको सबसे पहले ब्रिटेन गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूं, ब्रिटेन गवर्नमेंट को चाहिए जो यहां पर लोग हैं नेटिव्स उनको वेस्टर्न एजुकेशन देनी चाहिए, वेस्टर्न एजुकेशन सिखानी चाहिए, ठीक है नहीं। वेस्टर्न एजुकेशन जब उनको मिलेगी तो ऑब्वियसली उनको इंग्लिश की भाषा भी समझ आ जाएगी, इंग्लिश भाषा का जो है क्या कहते हैं उसको सिखाई जाएगी, जिसके बेसिस पर वो क्रिश्चियन मिशनरी जो है उनके साथ आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसलिए इस एक्ट के अंदर थर्ड प्रोविजन लाया गया कि जो हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, हम कहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन इंडियन हिस्ट्री रिगार्डिंग एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप लाया गया, जिस स्टेप के अंदर यह कहा गया कि जो हमारे पास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट अब कंट्रोल कर रही है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चाहिए तकरीबन 1 लाख रुपए जो है, ठीक है, 1 लाख रुपए उनको साइड में रखना पड़ेगा, प्रॉफिट आउट ऑफ व्हाट, प्रॉफिट किस चीज के लिए, टू स्प्रेड वेस्टर्न एजुकेशन। तो आप ये कह सकते हैं कि 1813 में वेस्टर्न एजुकेशन का इनिशिएशन यहां पर होता है, कमेंसमेंट होता है। तो यही हमारे पास मेंस एग्जामिनेशन में भी हम इसको कहीं लिख सकते हैं कि किस तरीके से वेस्टर्न एजुकेशन का इंपैक्ट, अगर ऐसा पूछा जाएगा वेस्टर्न एजुकेशन का इंपैक्ट क्या है इंडियन सोसाइटी में, इंडियन कल्चर की अगर हम बात करेंगे, तो आप स्टार्टिंग पॉइंट ये लिख सकते हैं कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के थ्रू इनिशिएट किया गया था वेस्टर्न एजुकेशन का कंसेप्ट, ठीक है। तो यहां से हमें यह पता चलता है कि वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड करने की कोशिश कहां से स्टार्ट हुई, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने क्या कहा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको चाहिए तकरीबन 1 लाख जो है उसको साइड में रखें, किसमें, आउट ऑफ प्रॉफिट, किस चीज के लिए, वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो फोर्थ पॉइंट में यह है कि हमने देखा पिट्स इंडिया एक्ट की अगर हम बात करेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास एक बॉडी क्रिएट की गई जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अच्छा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल डायरेक्टली किसने बनाई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, किस चीज के लिए, टू सुपरवाइज व्हाट, एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल ऑल फंक्शंस, all powers were vested to the British board of control, this governing body, ठीक है कि नहीं। तो जितनी भी पावर्स दी गई थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, मिलिट्री पावर, पॉलिटिकल पावर, इन सबको सुपरविजन के लिए किसको बनाया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, ठीक है। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इस एक्ट के थ्रू चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के थ्रू इसकी पावर डिफाइन की गई, क्या की गई, पावर को डिफाइन भी किया गया अच्छे तरीके से कि आपको कौन सी पावर दी गई है, आपको क्या क्या सुपरिटेंडेंस करना है, ठीक है कि नहीं। उसके बाद इस पावर को एनलार्ज भी किया गया, क्या किया गया, इसकी पावर को इंक्रीज किया गया। अब देखो ये क्यों कर रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लोज की अगर हम बात करेंगे, क्लोज गवर्निंग बॉडी कौन सी है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है नहीं, उनको वो ज्यादा पावर नहीं दे सकते हैं, वो हमने देखा, उनको सिर्फ कमर्शियल पावर दी गई थी, कमर्शियल अफेयर्स को रेगुलेट करना है, कमर्शियल अफेयर जो है जितने भी वहां पर रेवेन्यूज के रिलेटेड व्हाटएवर जो हो रहा है, ठीक है कि नहीं, ट्रेड और कॉमर्स के रिलेटेड, वो आपको बताना है ब्रिटिश गवर्नमेंट को। लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो डायरेक्टली किसके हाथ में है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में, क्योंकि उसने डायरेक्टली बनाया है इन चीज के लिए। तो ये एक्ट जो है, चार्टर एक्ट, ये इसकी पावर को डिफाइन करता है और इसकी पावर को इंक्रीज करता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंपनी पे आ जाए। वेट, तो ये हो गया हमारे पास फोर्थ पॉइंट। उसके बाद क्या होता है कि जो पिट इंडिया एक्ट की अगर हम बात करेंगे, तो पिट्स इंडिया एक्ट में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हमारे पास ये आ गया था कि जब हमारे पास पावर को डिवाइड किया गया था, कमर्शियल पावर और पॉलिटिकल, मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव, अदर पावर्स को डिवाइड किया गया था, नई बॉडी जब क्रिएट की गई थी, तो वहां पर बताया गया था एक टर्म, ब्रिटिश पोजेशंस, ठीक है कि नहीं। इसमें यह बताया गया था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज है, ठीक है कि नहीं, अब वो किसकी है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की है। अच्छे तरीके से समझना, यहां पर स्टार्ट हुआ था ये कहना कि हमारे पास जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज है वो अब किसकी है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की। लेकिन अब चार्टर एक्ट क्या कहता है, चार्टर एक्ट फोर्थ पॉइंट था, दिस वाज फिफ्थ पॉइंट। चार्टर एक्ट 1830 में क्या मेंशन किया गया कि अब जितनी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज हैं, क्या है, टेरिटरीज हैं, अब उनको एक्लेम या प्रोक्लेम करना पड़ेगा यहां पर कि अब हर एक टेरिटरी जो है वो इंडिपेंडेंट है किससे, जो हमारे पास वहां पर नेटिव रूल चलते थे उनसे अब इंडिपेंडेंट है। इसने इस चीज पे जोर दिया कि जितनी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर जहां पर ट्रेड कर रहे हैं, जहां पर इनके पावर जोन्स हैं, ठीक है नहीं, जो भी टेरिटरीज हैं उनको अब सॉवरेनिटी किसकी माननी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी जो हमारे पास है, और वो सॉवरेनिटी किसकी होनी चाहिए, ब्रिटिश क्राउन की। किसकी, ब्रिटिश क्राउन की। मतलब इनको अब
प्रोक्लेम करना है कि अभी हमारे पास नेटिव रूल जो है वो हमें नहीं चलेंगे। अब हमने क्या करना है कि जो भी टेरिटरीज हैं, टेरिटरीज में जहां पर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल है, अब वो टेरिटरीज जो है वो सॉवरेन अथॉरिटी बन जाएंगी। लेकिन सॉवरेन अथॉरिटी किसके अंडर? ब्रिटिश क्राउन के अंडर। आप ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट यहां पर रूल करेगी। देखो यहां से हमें आइडिया मिल रहा है आहिस्ता आहिस्ता कोलोनाइजेशन का, क्योंकि कोलोनाइजेशन कहां से स्टार्ट हुआ? 1773 से, ठीक है कि नहीं? अभी ये क्लोज टू हो रहा है, क्लोज हो रहा है कंप्लीट कोलोनाइजेशन की ओर, ठीक है? तो यहां पर पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, जो भी हमारे पास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज थी, ठीक है कि नहीं, उन टेरिटरीज का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को डिफाइन किया गया। मतलब फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हर एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी जो थी उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को डिफाइन किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन का मतलब यह है कि हमारे पास देखो यहां पर पावर किसकी होगी, यहां पर जो नेटिव्स हैं, इनहेबिटेंट्स हैं, उनके राइट्स क्या होंगे, यहां पर जो है लेजिस्लेटिव बॉडी क्या कौन होगी, यहां पर एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन सी होगी, यहां पर जुडिशरी होगी या नहीं होगी, ये सब चीजें, फंडामेंटल राइट्स की हम बात करेंगे, ड्यूटीज की बात करेंगे, एरिया की बात करेंगे, कौन से किस जुरिस्डिक्शन में कितना एरिया आ रहा है, ये सब डिफाइन किया गया इस एक्ट के अंदर। देखो ये सब हमने नहीं पढ़ना है, जस्ट इतना याद रखना है कि इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है हर एक टेरिटरीज का डिफाइन किया। एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट कभी कभार जो है प्रीलिम्स में आ सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर अगर हम लोकल गवर्नमेंट की बात करेंगे, क्या करेंगे? लोकल गवर्नमेंट अंडर ब्रिटिश रूल, जो भी लोकल गवर्नमेंट थी उनको इजाजत दी गई, दे वर अलाउड टू इंपोज टैक्सेस। वो अब टैक्स इंपोज कर सकते थे किन पर? नेटिव्स पर मतलब नेटिव ट्रेडर हैं, नेटिव पर्संस हैं, नेटिव इनहैबिटेंट्स हैं, नेटिव पीपल्स हैं, उन पे या कोई भी हमारे पास है उन पे वो टैक्स इंपोज कर सकते थे। कौन? लोकल गवर्नमेंट। तो दिस वाज ऑल अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1830। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्टर जो है चार्टर एक्ट ऑफ 1833, वो हम नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।